गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं संदीप कुमार आज आप लोगों के बीच केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो आप लोग को दिख रहा होगा आगे डिस्प्ले में, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। इसी चैप्टर के बारे में हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे। हम लोग परमाणु संरचना में क्या होता है इसी के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है। परमाणु जो है सर, वह सबसे छोटा भाग होता है जिसे हम फिर से विभाजित नहीं कर सकते हैं। क्या होता है ये, जिसको हम फिर से विभाजित नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये डेफिनेशन लिखा हुआ आपके यहाँ पे, जिसे हम फिर से विभाजित नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये परमाणु जो होता है ये 3 प्रकार के कण से मिलकर के बने होते हैं। 3 प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर के बने होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन को ई से लिखा जाता है, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बारे में भी पढ़ेंगे आगे चल के। चलिए हम लोग अभी भी जान लेते, थोड़ा सा अभी जान लेंगे। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा, यानी नो चार्ज हम कह सकते हैं। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है। कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, नाभिक में। और आप लोग जानते होंगे प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नो चार्ज होता है। तब प्लस प्लस नो चार्ज हम कह सकते हैं कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। इसलिए न्यूक्लियस के बीच में जो है प्लस का साइन दिया जाता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है कहाँ, नाभिक में रहता है, यानी बीच में रहता है, सेंटर में रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर लगाता है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या चीज़ से मिलकर के बना होता है, क्वार्क से मिलकर के बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है क्वार्क से मिलकर के बना होता है। और इस क्वार्क का जो खोज जो है, डिस्कवर जो है किसने किया था, ये याद रखने की चीज़ है, गेलमैन ने किया था। क्वार्क का खोज जो है गेलमैन के द्वारा किया गया था। नाभिक, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाभिक का जो खोज है किसने किया था। क्वार्क का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर के बने होते हैं। और इस क्वार्क का खोज किसने किया था, गेलमैन ने किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन एक्सपेरिमेंट से की थी। किससे की थी, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से नाभिक का खोज किया गया था। ये हमको याद रखना होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। नो बी टॉकिंग अबाउट साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज क्या होता है। न्यूक्लियस का जो साइज होता है सर 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी। हम कह सकते हैं 10⁻⁻15 मीटर हम सोच सकते हैं, यानी 1/1 पे 15 जीरो। आप सोच सकते हैं 1 मीटर का कितना एक छोटा सा भाग है, इतना इसका साइज होता है न्यूक्लियस का, 10⁻15 मीटर या 1 फर्मी। यानी हम कह सकते हैं 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ भी है। 1 फर्मी इक्वल टू, फर्मी को एफ से डिनोट किया जाता है। नाभिक का त्रिज्या जो होता है 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी कह सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नाभिक जब हो गया उसके बाद हम लोग आते हैं साइज ऑफ एटम, परमाणु त्रिज्या। देखिए परमाणु का त्रिज्या भी, रेडियस, इसका भी तो कुछ साइज होता होगा। इसका साइज जो होता है नाभिक के साइज से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, 10⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम। आप देखिए नाभिक का साइज जो त्रिज्या जो आप अभी पहले पढ़े थे कितना था, 10⁻15 मीटर, और इसका साइज कितना है 10⁻10 मीटर। इसी को बोला जाता है 1 एंगस्ट्रॉम। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसका SI यूनिट क्या होता है, एटम का क्या होता है और एटॉमिक न्यूक्लियस का क्या होता है। यानी परमाणु त्रिज्या का SI यूनिट क्या होता है, नाभिक की SI यूनिट क्या होता है, यानी न्यूक्लियस की त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या का ऐसा यूनिट क्या होता है। देख रहे होंगे यहाँ पे परमाणु का क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम होता है, और नाभिक का क्या हो जाता है, फर्मी होता है। ये आपको याद रखना होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए ये आप देख रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस हुआ।
न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक चीज़ बताइए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहता है ये नाभिक में रहता है, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच एक बल कोई कार्य कर रहा होगा जो वहाँ पे, इसलिए दोनों एक जगह है। तो ये दोनों के बीच जो बल काम करता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, चलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो बल काम करता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, यानी नाभिकीय बल। यानी हम कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो होता है एक बल होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल। चलिए, और ये नाभिकीय बल की प्रकृति जो होती है सर, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, यानी सबसे मजबूत होती है, प्रबल होती है। इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट होने के कारण ही ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा होगी, नाभिक है तो उसमें कैसी ऊर्जा होगी, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर फोर्स है तो कैसी एनर्जी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी होगी। चलिए देखिए, उसके बाद अब हम लोग सीखते हैं कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या कैसे निकालेंगे। ऑर्बिट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है ऑर्बिट के चारों ओर। देखिए हर कक्षा में, कक्षा 1 2 3 4 5 6 ऐसे होंगे। चलिए ये n जो है, क्या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 2n² होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इक्वल टू 2n², वेयर n इज ऑर्बिट नंबर, यानी कक्षा की संख्या। देख रहे हैं यहाँ पे ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, रिमेंबर रखना होगा हमेशा के लिए। जब भी आपको किसी भी, मान लीजिए आपको ऑर्बिट एक दे दे, एक दे दिया, 2 × 1 का स्क्वायर क्या हो गया 2, यानी 1 कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। मान लीजिए n का मान 2 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, अगर n का मान हम 2 लेते हैं, n का मान 2 लेते हैं तो क्या हो गया 2n²। n का मान अगर हम 2 दिए तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो गया 8। तो यानी अगर n का मान अगर हम 2 लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 8 हो गया। चलिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए ये जो ऑर्बिट n जो होता है ये 2D में होता है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, यानी मुख्य क्वांटम संख्या भी बोल सकते हैं। n² जो होता है, ये 2n² जो होता है, इसमें जो n² जो होता है, n² को हम कह सकते हैं ये 3D में है, n जो है ये 2D में है। हम लोग जो निकालते हैं 2D पे निकालते हैं, ये 3D में होता है। इसको n² जो होता है, इसलिए n² जो है ये 3D में होता है, कक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्लियर है। चलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहेंगे, न्यूक्लियस में। अब देखिए यहाँ पे k में कितने इलेक्ट्रॉन, उस फार्मूला के जरिए, फार्मूला क्या था 2n², क्या था 2n²। इस फार्मूला के जरिए हम निकाल सकते हैं n का मान अगर एक लिए तो n तो क्या हो गया k में 2, अगर n का मान कितना 2 लें तब क्या हो जाएगा 8। इसी तरह से ये कक्षा का नाम हो गया KLMNOP। इस तरह से हम इतने सारे कक्षों का इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए इसमें आप एक देखिए, एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को आप रिमेंबर कर सकते हैं और आप निकाल भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको याद करना है। देखिए याद करने से आप लोग भागिए, क्योंकि याद, हर चीज़ को याद करके रखा नहीं जा सकता है, बल्कि उसको समझना होगा वह कैसे आता है, उसको सीखना होगा। देखिए अगर k ऑर्बिट, k तो पहला कक्षा हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट हुआ। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर n का मान 1 लेंगे तो आप फार्मूला यहाँ से जानते हैं क्या होता है 2n²। n जो होता है कक्षा की संख्या होता है, और n जो होता है कक्षा की संख्या होता है, ये किस में होता है 2D में होता है। और हम लोग जितना भी अभी ये डाटा निकाल रहे हैं ये 2D में होता है। अगर कहेगा ऑर्बिट 3D में क्या होगा, तो तब बोलेंगे n² जो होता है वह 3D में होता है। देखिए n, k का मान, अगर n का मान 1 लिए तो k हो गया, n का मान 2 लिए तो उस कक्षा को l बोल दिए, n का मान 3 लिए तो उस कक्षा का नाम m रख दिए, n का मान 4 लिए तो n रख दिए, n का मान 5 लिए तो o रख दिए, n का मान 6 लिए तो p रख दिए। इस तरह से उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको ट्राई कीजिए, कॉपी पे ट्राई अपने से कर कीजिएगा तो उससे ज़्यादा आपको सीखने के लिए मिलेगा, लर्निंग उससे आपको रिमेंबर अच्छा रहेगा। कैसे हो रहा, कोई चीज़ डाटा कैसे निकल के आ रहा है, कोई डाटा जो आ रहा है उसको, कोई डाटा को याद नहीं रखना है, बल्कि उसको समझना है, समझने की कोशिश करना है कैसे आता है।
चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, क्या है, चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे नोट करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी जो है किसने दिया था, डाल्टन जी ने दिए थे, जॉन डाल्टन। यहाँ पे नाम देख रहे हैं आपने, परमाणु सिद्धांत जो है किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या कैसे निकाला जाता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के आधार पर हम मास निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर के आधार पर हम उसका मास भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर एटॉमिक नंबर इवन हुआ, क्या हुआ, इवन, ये क्या है, इवन, इवन हुआ तो उसका एटॉमिक मास जो होगा 2 गुना एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु संख्या का दुगुना हो जाएगा। अगर सम संख्या हो, इवन नंबर हो, अगर एटॉमिक नंबर इवन संख्या हो, अगर परमाणु संख्या सम संख्या हो, तो उसका परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या का दुगुना होता है। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग अगर इवन हो, चलिए अगर ऑड संख्या हो, विषम संख्या हो, तब हम लोग कैसे निकालेंगे उसका द्रव्यमान। अगर विषम संख्या होगा तब उसका परमाणु द्रव्यमान जो होगा सर, उसके परमाणु संख्या का दुगुना तो होगा और उससे 1 अधिक होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 गुना एटॉमिक नंबर प्लस 1, यानी परमाणु संख्या के दुगुने से 1 अधिक होगा, ऑड नंबर होगा। लेकिन देखिए इसके लिए कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद हो गया, इसके लिए ये रूल वैलिड नहीं होता। जैसे हाइड्रोजन हो गया, बेरिलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। चलिए नीचे में कुछ कुछ एलिमेंट के नाम लिखे हुए हैं और इसके एटॉमिक नंबर, जैसा कि जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था, उस आधार पे हम लोग एटॉमिक नंबर के आधार पे हमने उसका मास निकाला, उसका कुछ अपवाद हुआ, जैसे हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन। देख रहे हैं ये सारे क्या है, अपवाद हैं। ये इस पे ये फार्मूला काम नहीं करेगा, इसके लिए रूल वैलिड नहीं होगा। क्लियर है। चलिए पहला हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। इसके लिए बताइए, आप तो अपने जॉन डाल्टन ने क्या बताया था, अगर परमाणु संख्या अगर सम हो तो उसका परमाणु द्रव्यमान उसके संख्या का दुगुना होगा। अगर विषम हो तो उसके, अगर परमाणु संख्या विषम हो, अगर उसका परमाणु द्रव्यमान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या का दुगुना तो होगा ही और 1 अधिक होगा। ये बात किसने बताई, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने ही ये बताया था। उसी के आधार पर ये टेबल आप लोग के नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन 1, अब बताइए 1 है, जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग इसका कितना होना चाहिए, 1 इंटू 2 प्लस 1, यानी क्या, प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 तो क्या हो गया, 3 हो गया। जो 3 नहीं है लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है, 1 है। क्लियर है। इसी तरह से हीलियम निकाले हैं, हीलियम, लिथियम। जैसे हीलियम का देखिए 2 है तो इसका 2 इवन नंबर है तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लिथियम 3 है तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। बेरिलियम 4 है तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन देखिए अब बेरिलियम क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। उसी तरह बोरॉन देखिए 5 तो 11, इस तरह से आप देख सकते हैं। और आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं कैसे निकाला गया। जैसे नियम देख रहे हैं, 10 है तो 10 दूना 20। क्लियर है। इस तरह से आप ये सारे टेबल को अच्छे से देख लें, रिमेंबर कर लें क्या है, कैसे निकाला जाता है। चलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 11 गुना 2, 11 दूनी 22, 22 में 22 में 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 23। इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 23। देखिए मैग्नीशियम देख रहे हैं यहाँ पे, क्या है, मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 तो क्या हो गया, 24। इसी तरह से आप एल्युमिनियम का देख लीजिए, एल्युमिनियम का क्या हो गया, 13, क्या है एटॉमिक नंबर 13। तो ये क्या इवन है या ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड संख्या है। जब सर ऑड संख्या है तो जॉन डाल्टन ने क्या दिया था, अगर ऑड संख्या है तो उसका एटॉमिक मास जो होगा सर वह परमाणु संख्या के दुगुने से 1 अधिक होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना होगा, 13 इंटू 2 प्लस 1 क्या हो गया, 27 हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, 27 है। इसी तरह से आप
सारा देख सकते। देखिए क्लोरीन जो है ये आबाद है, ये है क्या, होना क्या चाहिए 17, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है 17, लेकिन इसका एटॉमिक वेट कितना होना चाहिए 17 गुना 2 कितना होना चाहिए 17 गुना 2 + 1, तो क्या तो कितना हो गया, ये हो गया 17 34 1 35, लेकिन इसका 35 होता 35 होता नहीं, 35.5 होता है, इसलिए ये आबाद है सर। ये सब आप लोग को याद रखना होगा। चलिए अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्गन, आर्गन का कितना होगा 18, तो ये विभिन्न संख्या है तो 18 दूनी 36। पोटासियम देखिए 19 है तो 19 गुना 19 × 2 + 1 क्या हो गया 39। कैल्शियम का देखिए 20 हुआ, 20 का क्या हो गया 40 हो गया, क्योंकि इवन संख्या है, इवन है तो क्या होगा 40, यानी एटॉमिक नंबर का क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बतावें, इससे होगा अगले वीडियो में इससे और बेटर से बेटर आपको हम सिखा पाएँ। चलिए अब हम लोग सीखेंगे एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन करेंगे। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यानी हम लोग अब सीखने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन। एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो होता है, जैसे मान लीजिए हम सोडियम को लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं सोडियम, सोडियम का सिंबल जो होता है सर Na होता है। ये नीचे में जो लिखा जाता है बेस में, ये होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, परमाणु संख्या को Z के द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा निरूपित किया जाता है Z के द्वारा। और एटॉमिक मास को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है A के द्वारा। देखिए ऊपर में जो लिखा जाता है सिंबल के नीचे जो लिखा जाता है, ये आपके लेफ्ट साइड ये एटॉमिक नंबर होता है, लेफ्ट साइड सिंबल के लेफ्ट साइड में ऊपर से जो लिखा जाता है ये एटॉमिक मास होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो होता है यहाँ पे चार्ज लिखा जाता है। देखिए नीचे में एक बॉक्स के ज़रिए हम दिखा रहे हैं कि ये इस तरह से ये तरीका है ये लिखने का, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। एलिमेंट को इस तरह से आप क्या कर सकते हो रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे क्या है सर, देखिए ये एक्स क्या है एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, नीचे जेड क्या है एटॉमिक नंबर है। आप यहाँ पे देख रहे हैं परमाणु संख्याओं को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है जेड के द्वारा, और परमाणु द्रव्यमान को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है ए के द्वारा। और यहाँ पे क्या लिखा जाता है चार्ज, ये क्या होता है चार्ज होता है। उस एलिमेंट पे क्या चार्ज है, प्लस है कि माइनस है क्या है। चलिए चार्ज जो होता है, चार्ज का फॉर्मूला भी आप यहाँ पे देख लीजिए P+E। आप एक चीज़ बताइए, चार्ज निकालने के लिए ये फार्मूला क्या याद रखना चाहिए, नहीं याद रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कहा जाए तो। देखिए ये जो होता है P+E यानी प्लस और माइनस। अगर प्लस में अगर हम यहाँ पे न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। चार्ज किस पे होता है प्रोटॉन पे होता है और इलेक्ट्रॉन पे होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है माइनस चार्ज होता है। लेकिन न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। इसलिए अगर कोई भी एलिमेंट का अगर आपको चार्ज निकालना हो तो क्या आप लिखोगे P+E। क्या लिखोगे P+E, यानी उस एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं चार्ज निकाल सकते हैं कोई भी एलिमेंट का। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे हम दिखा रहे हैं, देखिए इसमें क्या है प्रोटॉन कितना है 10, इलेक्ट्रॉन कितना है 12। अब 12 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है, तो आप बताओ चार्ज इसका नहीं निकाल सकते हो। चार्ज का फॉर्मूला यहाँ पे तो हम लिख बताए हुए हैं, क्या है P+E। चार्ज इक्वल टू क्या होता है P+E। चार्ज कितना है P, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज प्लस चार्ज होगा। 10 प्रोटॉन है तो +10, 12 इलेक्ट्रॉन है तो -12, +10 -12 क्या हो गया -2। यानी ये जो एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट होगा 10 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर चार्ज क्या होगा -2 होगा। क्लियर है? चलिए हम आगे हम लोग सीखेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है परमाणु संख्या, हम तो ये जानते हैं परमाणु संख्या को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है जेड के द्वारा। परमाणु संख्या जो होता है एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के हमेशा बराबर होता है। हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है हमेशा। देख रहे हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है बराबर होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है बराबर होता है। तो हम यहाँ पे देखिए हम निकाल रहे हैं, जैसे Na है Na+ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं
Na है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11, ये भी Na है, क्या एटॉमिक नंबर क्या है 11, 11 एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, ना ही प्रोटॉन का संख्या चेंज होगा, ना ही न्यूट्रॉन का संख्या चेंज होगा, चेंज क्या होगा इलेक्ट्रॉन का संख्या, क्योंकि चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज अगर प्लस है या माइनस हो रहा है तो इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा है। प्रोटॉन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वह किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पर Na है, Na प्लस है, ऑक्सीजन है, आप लोग ये अवगत होंगे, ये एलिमेंट है तीनों। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें निकालें तो देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम Na है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया 11, इसका भी कितना होगा, क्योंकि प्रोटॉन को कोई चार्ज से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन का संख्या जो होता है किस पे होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। यानी हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, Z इक्वल टू हम लिख सकते हैं Z इक्वल टू P। उस देखिए यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे भी कितना हो गया 11 हो गया। अब बताइए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z होता है 8 होता है, तो ये 8 हो गया। क्लियर है। देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालें, बताइए यहाँ पे कोई चार्ज है, नहीं है, नो चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज तो नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो जब चार्ज नहीं है तो उसका इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जितना प्रोटॉन होगा वही उतना ही इलेक्ट्रॉन। यानी हम लिख सकते हैं अगर चार्ज नहीं हो तो P बराबर E, क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की क्या होगा, बराबर होगा। देखिए यहाँ पे Na प्लस हो गया, प्लस का मतलब इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है। अगर किसी को हम एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, अगर दे दिए लूज कर दिए, अगर हम दे दिए तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी डेफिनेटली। अगर हम दे रहे हैं, मेरे पास मान लीजिए एक एग्जांपल के जरिए मेरे पास 10 रुपया है, अगर हम 1 रुपया खर्चा कर दिए, किसी को दे दिए, कहीं दुकान पे जाकर कोई चीज़ खरीद लिए, तो मेरे पास 10 रुपया तो बचेगा नहीं, बचेगा कितना 9 रुपया, तो वह 10 तो होगा नहीं। तो इसलिए हम बताना चाह रहे हैं आपको इसके ज़रिए, अगर प्लस चार्ज होगा तो वह किस पे, तब हम ये नहीं कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर चार्ज हो गया तो अगर प्लस है तो जस्ट आप इसको एक टेक्निक यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। जैसे Na है, Na प्लस है, तो इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो 11 माइनस क्या कर देंगे 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, इन्होंने दे दिया है, किसी को दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो एक घट गया, तो इसलिए -1 कर दिए तो 10 हो गया। अब बताइए -2, अब एक चीज़ बताइए, अगर हम किसी को रुपया देते हैं तो हमें क्या होगा, मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा, डिडक्ट होगा तो मेरे अकाउंट में डेफिनेटली पैसा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यानी हम किसी को अगर दे रहे हैं तो हम पे तो साइन होगा प्लस, जब प्लस होगा तो वो क्या होगा, मेरे इनकम के साथ क्या होगा, वो माइनस करना होगा। मान लीजिए मेरा इनकम लाख रुपया है, अगर 20,000 दे दिए तो लाख में से 20,000 माइनस करेंगे, लेकिन मेरे पे चार्ज तो होगा प्लस, लेकिन मेरे पास एट प्रेजेंट में रहेगा कितना 80,000 रुपीज़। क्लियर है। बताइए यहाँ पे जो लिया रुपया, अब बताइए ऑक्सीजन 2 माइनस हुआ, 2 माइनस है, तो अब बताइए 2 रुपया ये कर्जा लिया किसी से, अगर कर्जा लिया है तो इस पर क्या होगा, कर्जा अगर हम किसी से अगर 100 रुपया लें तो हम क्या अपने में 100 रुपया ऐड करेंगे, तो मतलब क्या होगा, मेरे में इलेक्ट्रॉन का संख्या का क्या होगा, मेरे अकाउंट में पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसी तरह से देखिए 8 + 2 क्या हो गया 10, यानी हम निकाल से देख रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दे रहे, यहाँ पे अगर माइनस है यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालने में उतना हम लोग माइनस कर दे रहे तो इलेक्ट्रॉन का संख्या निकल जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें आगे बताने में आपकी अच्छा मदद कर सकूं। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहले आपने देखा कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे Na+ और ऑक्सीजन, ये सोडियम है ये ऑक्सीजन है, दोनों का इलेक्ट्रॉन जो है 10-10 हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बराबर हो गया। जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया तो हम क्या बोल देंगे, उसको क्या बोल देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर कोई भी दो एलिमेंट का अगर नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन अगर बराबर हो जाए तो उसको कह सकते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी इसमें क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास होता क्या है, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। एटॉमिक मास जो होता है सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या को अगर हम ऐड कर दें, दिस सम ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास। यानी परमाणु द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। एक चीज़ बताइए, एटॉमिक नंबर के सोडियम का एटॉमिक नंबर ये नीचे हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये क्या होता है, जेड होता है, ऊपर में क्या होता है, ए होता है। यानी जेड कहने का मतलब है कि ये क्या होता है, परमाणु संख्या, ए का मतलब क्या हो गया, परमाणु द्रव्यमान। क्लियर है। अब एक चीज़ बताइए, इसका कितना एटॉमिक मास तो हमको गिवन है, कितना है, 23 है। तो ए इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एन, ए इक्वल टू पी प्लस एन। हमको एन तो ए मालूम है, यानी हमको क्या है, सोडियम का मास तो मालूम है, कितना है, 23। कितना है, 23 मास, एटॉमिक मास हो गया 23। अब प्रोटॉन का संख्या जो है पी किसके बराबर होगा सर, हम आपको पहले ही बताए, जेड पी, प्रोटॉन का संख्या कभी चेंज नहीं होगा, उस पर चार्ज, कोई भी एलिमेंट पे चार्ज प्लस हो या माइनस हो, उससे प्रोटॉन के संख्या से कोई चेंजिंग नहीं होता है। चेंजिंग क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का संख्या चेंज होता है। आप एक चीज़ बताएं हमको, 23 इक्वल टू क्या हो गया। अब इसका जेड कितना है देख सकते हैं, यहाँ पे 11 है, तो हम पी की जगह क्या लिख सकते हैं, 23 इक्वल टू 11 प्लस एन। अब n इक्वल टू क्या हो गया, 23 माइनस 11, तो क्या हो गया, 12। अब एक चीज़ बताइए, हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट का अगर हमको एटॉमिक नंबर मास मालूम हो तो उसका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। नहीं तो इसके लिए एक शॉर्टकट आप तरीका यूज कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ का निकालना हो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, तो आप डिफरेंस ले लीजिए किसका, नंबर ऑफ़ n इक्वल टू हम लिख सकते हैं। अब एक चीज़ बताइए, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, a, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, z। हम बोल सकते a क्या हो गया 23, z क्या हो गया 11। अब बताइए क्या लिख दें, इसके लिए फार्मूला बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, a माइनस z। और एक चीज़ तो आप पहले ही जानते हैं, z किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। क्लियर है। तो यानी हम कह सकते हैं ये दोनों का डिफरेंस जो होगा वही क्या होगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन का संख्या होगा। डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं, ये समझने के लिए आपको बताना था। ए इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एन, इस तरह से हम निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन का संख्या। डायरेक्टली हम यहाँ से डिफरेंस चेक कर सकते हैं। सोडियम का ऊपर में 23 है, नीचे क्या है 11 है, ऊपर में 23 है, नीचे क्या है 11 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 12 होगा। अब बताइए नीचे क्या है। चलिए अब आपको एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको। ये हो गया यूरेनियम यू, इसका कितना है एटॉमिक मास, देखिए मास कितना है, ए कितना है 235, जेड कितना है, और जेड किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है। और आप जानते हैं ये दोनों का डिफरेंस से क्या आता है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। बताइए 235 और नीचे कितना हो गया 92, डिफरेंस कीजिए कितना हो गया 143। बताइए हम डिफरेंस एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए नीचे में फार्मूला आप लोग को लिखा हुआ है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी a माइनस जेड। और आप जानते हैं जेड किसके बराबर होता है सर, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और जेड के बदले में हम ये भी लिख सकते हैं, इसका फार्मूला ये भी बता सकते हैं, a माइनस पी। क्या बता सकते हैं, a माइनस पी। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे हम लोग कुछ नोट में इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जिससे अब एक चीज़ बताइए, एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मास। आप सिंपल सी चीज़ देखिए, एटॉमिक मास तो एटॉमिक नंबर से ज़्यादा हो गया या नहीं। आप टेबल में भी देखें, सोडियम का क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, एटॉमिक मास कितना है 23 है। कितना है सोडियम का कितना है, Na का आप लोग देखिए, इसका जेड कितना है 11 है, एटॉमिक मास ए कितना है 23। ये दोनों का। अब एक चीज़ बताइए,
या इस एलिमेंट का ये डाटा है, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि नहीं, जेड जो होगा सर, जेड किससे छोटा होगा, ए से, यानी ए बड़ा होगा। हम कह सकते हैं एटॉमिक मास जो होगा सर, एटॉमिक नंबर से हमेशा बराबर होगा और इक्वल भी हो सकता है। जैसा कि आप इक्वल का इसलिए हमने यहाँ पे बता दिए क्योंकि हाइड्रोजन का आप देखे होंगे, हाइड्रोजन का क्या होता है, जेड भी 1 होता है और ए भी क्या होता है, 1 होता है, दोनों 1 1 हो गया, इसलिए हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। हम कह सकते हैं परमाणु जो होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है सर, वह परमाणु संख्या से क्या होता है, अधिक होता है और उसके बराबर भी हो सकता है। जैसा कि आपको बताया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है, यानी परमाणु संख्या जो है 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान भी उसका क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। देखिए, नंबर ऑफ एटम इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास इज सेड बाय मोसले। ये बात जो है किसने बताई थी, ये मोसले साहब जो थे, इसने बताया था कि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, यानी परमाणु संख्या जो है मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। क्लियर है, सेड बाय मोसले, यानी परमाणु, हिंदी में कह सकते हैं इसको परमाणु, हिंदी में क्या है यहाँ पे देखिए, परमाणु क्रमांक जो होता है, यानी परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु द्रव्यमान की तुलना में क्या होता है, अधिक मौलिक गुण होता है, यानी क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। क्लियर है, ये बात किसने बताई थी, मोसले जी ने बताए थे। क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है आगे, आप लोग इसको स्क्रीन को पोज करके रोक करके आप लोग ट्राई कीजिए। अगर आप लोग ट्राई नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। देखिए, एक एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है आपको गिवन दिया हुआ है 18, 18, 16 एंड 16 है, तो आपको यह ज्ञात करना है, ये फाइंड करना है, टू फाइंड आउट दी एलिमेंट। एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट को फाइंड कैसे करेंगे। चलिए एक चीज़ बताइए, जब इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है तो हम ये बोल सकते हैं प्रोटॉन की संख्या जो होगा किसके बराबर होगा, जेड के बराबर। प्रोटॉन का संख्या देखिए यहाँ पे, प्रोटॉन का संख्या जो है कितना दिया हुआ है, 16, तो यानी जेड का मान क्या होगा, 16। अगर जेड 16 है तो हम लोग टेबल के द्वारा फाइंड कर सकते हैं वो एलिमेंट का नाम क्या होगा, जेड 16 है तो इसका मतलब उसका नाम क्या होगा, सल्फर है। चलिए उसका मास निकालना है, तो मास तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या तो क्वेश्चन में गिवन है, तो एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, P+n। और आपको पहले ही बताया एटॉमिक मास अगर निकालना हो P+n, प्रोटॉन की संख्या निकालना हो तो Z इक्वल टू P कर दो। क्लियर है, तो क्या हो गया, 16 + 16 क्या हो गया, 32। क्लियर है, इसका जब एटॉमिक नंबर पता चल गया, Z कितना होगा, 16 होगा, A पता चल गया, A कितना होगा, 32। तब ये हम लोग आगे बता सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये कौन सा एलिमेंट होगा। देखिए ये कौन सा एलिमेंट होगा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये क्या हो, एस, सल्फर। और एक चीज़ बताइए, यहाँ से चार्ज भी हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 18 है, इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 18 है। और यहाँ पे देखिए आपका जो है चार्ज जो अगर निकालते हैं, चार्ज जो भी निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चार्ज इक्वल टू क्या करते हैं, अगर चार्ज निकालना हो तो चार्ज इक्वल टू क्या करते हैं, P+E, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या। बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 18, प्रोटॉन की संख्या कितना है, 16, प्रोटॉन की संख्या कितना है, 16। तो बताइए -18 + 16 कितना हो जाएगा, -2 होगा, इसलिए सल्फर पे चार्ज कौन सा हो जाएगा, -2। क्लियर है, इस तरह से हम लोग चार्ज भी निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। इतनी सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब हम लोग यहीं से आइडेंटिफाई करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है हमारे लिए बहुत ही
लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है, आज इलेक्ट्रॉन के चलते ही आज हम इतने मॉडर्न फैसिलिटी से लेस हैं जितने में है। जैसे आप देख रहे होंगे बिजली जो यहाँ तक हमारे घर तक आती है, ये क्यों आ रही है, यहाँ तक जो आ रही है ये इलेक्ट्रॉन की ही देन है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही। इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करेंगे, इसी इलेक्ट्रॉन को कैसे हम बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का बंटवारा को ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन आप दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? सेल में होगा। कहाँ होगा? ऑर्बिट में होगा। इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को ही, इलेक्ट्रॉन के बंटवारा को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। देखिए आप लोग कोई भी डेफिनेशन को उतना ज़्यादा लेंथी मत बनाइए, उसको इजी वे में समझिए। देखिए जैसे KLMN हुआ, क्लियर है यहाँ तक। जैसे कैल्शियम का 20, कैल्शियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 20। आप जस्ट हम लिख सकते हैं इसको 28882। क्लोरीन का क्या है? इलेक्ट्रॉन कितना है? 17। यानी K सेल में 2 होगा, L में कितना होगा? 8 होगा, M में कितना होगा? 7 होगा। बताइए सबको जोड़िए, कितने किसके बराबर हो जाएगा? 17 के बराबर। ये सबको जोड़िए, किसके बराबर होगा? 20 के बराबर। यानी देख रहे हैं आप, ये सारे इलेक्ट्रॉन का संख्या है, इसको हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? सेल में कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए देखिए ये जो होता है KLMN, अभी हम लोग देखे इस सेल में बंटवारा कर रहे थे, तो देखिए ये 1 2 3 4। देखिए सेल के क्या होंगे? कक्षा के क्या होंगे? उपकक्षा होंगे। यानी सेल के सब सेल होंगे। सेल जो होता है 2D में होता है, और सब सेल जो होता है किस में होता है सर? 3D में होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सेल के पास कितने सब सेल होते हैं? एक सब सेल होते हैं, उसका नाम क्या है? S है। L के पास कितने सब सेल होते हैं? 2 होते हैं सर। कितने होते हैं? 2 होते हैं। और इसके पास कितने होते हैं? 1 होते हैं। M के पास कितने होते हैं? 3। और N के पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। हम लोग यहाँ तक ही अगर सीख लें तो हम लोग को काफ़ी है, एनफ है। क्लियर है? देखिए K में S, L में S और P सब सेल हुआ। M में क्या हो गया? SPD। N में क्या हो गया? SPDF। क्लियर है? अब एक चीज़ बताइए, K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 2। K में K का सबसेल क्या है? S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। इस S में भी कितना होगा? 2। P में कितना होगा? देखिए S में 2 होता है, P में 6 होता है, D में 10 होता है, F में कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। क्लियर है? देखिए इसको लिखा गया है K सेल में। बताइए 1s, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे 8 क्लास में, तो 1s। L में क्या हो गया? 2s 2p, 2s 2p। देखिए 1s एक है, एक कक्षा है, सब सेल का क्या नाम है? 1s। तो 2 है तो 2s 2p। 3 देखिए यहाँ पे 3 है, क्या है? 3 है तो 3s 3p 3d, 3s 3p 3d। 4 है तो 4s 4p 4d 4f। क्लियर है? देखिए इसी तरह से लिखा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन का जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन का इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए लिखा हुआ है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। क्लियर है? इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीख सकते हैं। देखिए S में जो ऑर्बिट है क्या है? अब बताइए। ऑर्बिट तो हम लोग उपकक्षा, ऑर्बिटल, या इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको क्या बोल सकते हो? इसको आप बोल सकते हो सब सेल। क्या बोल सकते हो? सब सेल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे सर देखें S के पास कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? कितना? 2। P के पास 6। एक बक्सा में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एक बक्सा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 2। P, अब एक चीज़ बताइए, S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम कितना बक्सा होगा? 1 बक्सा होगा। P में 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितना बक्सा होगा? जब एक बक्सा में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है तो P में कितना बक्सा होगा? 3 बक्सा होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे P में कितना बक्सा है? 3 बक्सा है। और यहाँ पे D में बताइए कितना बक्सा होगा? 5 बक्सा होगा। F में कितना बक्सा होगा? 7 बक्सा होगा। तो इस तरह से हम लोग
निकाल सकते हैं। क्लियर है? जैसे कैल्शियम का लिखा गया है तो आप निकाल सकते हो। ऊपर में इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको अगर आप रिमेंबर कर लिए हैं तो आप डायरेक्टली इस पे डाटा को सेट कर दीजिए, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है उसमें लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए कैल्शियम में, कैल्शियम का निकाला गया है, कैल्शियम का कितना होता है, ये जेड कितना होता है 20। अगर जेड 20 हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा 20, क्योंकि इस पर कोई चार्ज तो है नहीं अभी 20। अब 20 को इसको बंटवारा करते हैं। अब बताइए एस में मैक्सिमम 2 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। बताइए ये के कक्षा हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या है। देख उसी तरह से कैल्शियम का हो गया। कैल्शियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ बताइए, आर्गन का जब निकालिएगा आर्गन का क्या हो जाएगा, आर्गन का क्या हो जाएगा, यही देख लीजिए। ये हो जाएगा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये किसका हो गया, आर्गन का। तो हम इसको लिख सकते हैं, इतना बात नहीं लिख करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन AR, और क्या लिख सकते हैं, इतना तक को तो AR होता ही है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच क्या गया 4s2। तो AR इसको इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे ब्रैकेट से, और क्या लिख देंगे 4s2। यानी इसको छोटा वे में भी ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ आर्गन के बाद क्या होगा 4s2 होगा। देखिए आर्गन का क्या होता है, नीचे में देखिए आपको गिवन है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। आर्गन के बाह्यतम कक्षा में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बाह्यतम कक्षा अभी हम लोग नहीं सीखे हैं। चलिए हम एक लेक्चर ले लेंगे आगे चल के, हम लोग कंपाउंड जब सीखेंगे उस समय हम ये बताएंगे, किसी पे सेल उल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे वहाँ पे। अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे, आप लोग को समझा देंगे उसमें कौन सा सेल होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन, कैसे वैलेंसी निकाला जाता है। फिलहाल अभी हम इसमें उतना कवर नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है? अगर आप लोग को यहाँ तक पढ़ने में अच्छा लगा आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल। ओके, थैंक्स।